अस्सलाम वालेकुम, मैं हुसाम दुरानी और आप देखें प्रोग्राम सियासियात। नाज़रीन, आज का जो दिन है उसमें हम जो जियो पॉलिटिक्स पे और पाकिस्तान की सियासत पे तो यकीनी तौर पे देखेंगे, को बात करेंगे, लेकिन उसके साथ साथ जो इस वक्त हमारा हमसाया मुल्क है वहाँ पे जो भारत, वहाँ पे जो एक ऐसा इशू है जो कि यकीनी तौर पे डिस्कस करने के काबिल है। और ना सिर्फ काबिल है बल्कि इसमें बहुत ज़्यादा ऐसी जुज़ियात जो हैं वो इसमें पिन्हा हैं, जिनको निकालने के लिए, जिन पे बात करने के लिए हमें एक्चुअली ये बात समझ आने की हम भरपूर कोशिश करेंगे, अपने आप को समझाने की और अपनी ऑडियंस को समझाने की बात करेंगे कि ऐसा कौन सा टॉपिक है जिसको लेके कि आज हमने अब भारत की तरफ से ये एक खबर को हम लेके आए, या ये स्टोरी जो है हम भारत की जानब से कर रहे हैं। वो बेसिकली है आने वाली नस्लों का मुस्तकबिल। भारत के अंदर इस वक्त जो सिचुएशन है वो गुज़िश्ता कुछ दिनों से काफी टेंस होती हुई जा रही है, क्योंकि वहां पे मुकाबले के इम्तिहानात या मुख्तलिफ स्कूल्स, कॉलेज और यूनिवर्सिटीज में खासतौर पर जो टेक्निकल्स के हिसाब से बात करते हैं, मेडिकल कॉलेजेस की बात करते हैं, यूनिवर्सिटीज, इंजीनियरिंग यूनिवर्सिटीज की बात करते हैं, या आईटी के हवाले से अगर बात करते हैं, तो वहां पे जो उनके टेस्ट वगैरह हो रहे होते हैं, दाखिला टेस्ट, उससे पहले जो उनका एक टेस्ट लिया जाता है, या उसके अलावा जो मुख्तलिफ जो सरकारी जो नौकरी है वहां पे जो मिल रही होती है, उनके जो टेस्ट दिए जाते हैं, जैसे पाकिस्तान के अंदर भी जो है, जैसे पीसीएस है, सीएसएस है, और उसके अलावा जो यहाँ पे दूसरे एप्टीट्यूड टेस्ट वगैरह होते हैं किसी भी नौकरी के लिए अहल होने के लिए, उसके बाद जो है आपके दाखिले भी होते हैं, और आपके जो है नौकरियों के लिए आपका क्राइटेरिया भी जो है मुंतखब किया जाता है। वो उनके पेपर्स जो है वो मुसलसल लीक होते हुए हमें नजर आ रहे हैं, जिसकी वजह से अब भारत की जो नई नस्ल है, जो नौजवान नस्ल है, जो पढ़ने वाले बच्चे हैं, जो कि अपना सुनहरा मुस्तकबिल सजा के बैठे हुए हैं, उनकी आंखों में ख्वाब है कि आने वाले दिनों में वो इंजीनियर बनेंगे, डॉक्टर बनेंगे, या किसी भी एक ऐसे प्रोफेशन में जाएंगे जो कि उनको एक अच्छी, रिस्पेक्टेबल, ल्यूक्रेटिव जॉब्स की तरफ लेके चलेगा, या वो अपने मुल्क की तरक्की में पेश पेश शामिल होंगे। लेकिन उन बच्चों के उस वक्त तमाम तर ख्वाब जो है चिकनाचूर हो जाते हैं, जब उनको पता ये लगता है कि वो तो एक बच्चा मेहनत करके जो है वो तैयारी करके पेपर देने के लिए आया, दूसरा बच्चा जो है वो एक लीक पेपर लेके आया और वो अपने पूरे के पूरे नंबर लेके आता है। उससे क्या नुकसान होगा कि आने वाली जो पूरी नस्ल है या पूरी की पूरी लॉट जो है, जब वो बाहर निकलेगी तो वो इस काबिल नहीं होती कि वो अप टू द मार्क हो, और रेजर एज जो टेक्नोलॉजीज हैं पढ़ाई के हिसाब से, तालीम के हिसाब से, टेक्नोलॉजी के हिसाब से, उस तक पहुंचने के लिए उसको वो तगोदो इतनी ज्यादा करनी पड़ जाती है, जो कि एक आम जो बच्चा, जो ज़हीन बच्चा है, शार्प बच्चा है, वो उसको बआसानी कर लेता है। इन चीज़ों के ऊपर डिस्कस करने के लिए जो है हमारे साथ स्टूडियो में इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं जो है राना अली ज़ुहैब साहब। राना अली ज़ुहैब साहब, आपका सर बहुत बहुत शुक्रिया, आप सर स्टूडियो में तशरीफ लेकर। राना साहब जो है वो इंटरनेशनल अफेयर्स को एक अच्छी निगाह रखते हैं, खासतौर पर इंडो पाक रिलेशनशिप है उसके ऊपर भी इनकी गहरी निगाह है। उनके साथ साथ हमारे साथ मौजूद हैं डॉक्टर रईस अहमद मर्चेंट साहब। सर आपका बहुत बहुत शुक्रिया, सर आप स्टूडियो में तशरीफ लेकर इंटरनेशनल अफेयर्स पे सर आपकी जो अल्फाज हैं वो एक अथॉरिटी रखते हैं, उसके साथ में जो इंडिया पाकिस्तान रिलेशनशिप उसके ऊपर भी आप निगाह रखते हैं। और भारत से हमारे बड़े अच्छे दोस्त जो है मेरे और राना अली ज़ुहैब साहब के, उनकी बड़ी मेहरबानी, अजय शुक्ला साहब, अजय शुक्ला साहब ने जो है हमें ज्वाइन किया। शुक्ला साहब, सबसे पहले तो मैं आपको प्रोग्राम में खुशामदीद कहता हूँ, और साथ में सर ये जो मसला पैदा हो रहा है पेपर लीक स्कैंडल, सर ये आप क्या समझते हैं कि क्या ये, जैसे मैंने अभी इंट्रो में बात की है, सर काइंडली करेक्ट मी इफ आई एम रॉन्ग, तो सर ये तो एक टेंडेंसी बनती हुई जा रही है भारत के अंदर। सर क्या कहीं ऐसा तो नहीं है कि अपने पसंदीदा लोगों को या अपनी पसंदीदा कम्युनिटी को ही प्रमोट करने के लिए एक स्पेसिफिकली इस तरह का काम किया जा रहा है, या भारत के अंदर जो है ये मैनेजमेंट, जो हमारे तालीम की जो महकमे की बात करता हूँ, उसकी मैनेजमेंट इतनी कमजोर हो चुकी है कि ये चीजें जो है वो हाथों हाथ निकलना शुरू हो गई हैं। जी शुक्ला साहब। सभी को नमस्कार। यहाँ पर जो तालीम को लेकर के आप बात कर रहे हैं, तो पहले तो यहाँ का जो एजुकेशन सिस्टम है, जो मौलाना आजाद साहब ने स्थापित किया था, वो सिस्टम आज कोलैप्स हो चुका है। ओके। आज नरेंद्र मोदी सरकार आने के बाद में न्यू एजुकेशन पॉलिसी आई, उस पॉलिसी में मुगल सल्तनत पूरी खत्म कर दी गई, और सबका जो तमाम सारे मुस्लिम शासकों ने बहुत अच्छे काम किए थे उन सबको खत्म कर दिया गया, कि जिससे बच्चे जो आए उनको एक गलत नैरेटिव की शिक्षा दी जाए। तो पहले तो एक ये किया गया, अंग्रेजों की प्रशंसा कर दी गई। तो अब आप सोचिए, अंग्रेजों को अच्छा बताया जा रहा है, आरएसएस को अच्छा बताया जा रहा है, हिंदू महासभा को अच्छा बताया जा रहा है, उनके नेताओं को अच्छा बताया जा रहा है।
कांग्रेस पार्टी और देश को आजादी दिलाने वाले उन सब लोगों को खराब बताया जा रहा है। सही। तो पहले तो एजुकेशन सिस्टम को इस तरह से किया गया, फिर दूसरा जो आपने कहा, इस सिस्टम को इस तरह से कर दिया गया कि जिनके पास बहुत पैसा है वो कुछ भी कर सके, एजुकेशन खरीद ले। ठीक है। और जो सामान्य वर्ग है या गरीब है वो शिक्षा से महरूम रह जाए। तो वो कौन है? वो इस देश का जो है मुसलमान है, इस देश का दलित है, इस देश का और दूसरा है, वो वर्ग है जो कहीं ना कहीं कमजोर है। और वो कमजोर है तो साहब आपके लिए एजुकेशन नहीं है। तो एजुकेशन कौन लेगा? स्वाभाविक सी बात है, वही लोग खरीद पाएंगे जिनके पास पैसा है। और ये पैसा बनियों के पास है, ये पैसा कुछ और पूंजीपतियों के पास है, कुछ बड़े लोगों के पास है, बाकी तो नहीं है। तो इस तरह से वो कमजोर वर्ग और वो मुसलमान, वो दलित, वो पिछड़े, वो आदिवासी, वो सब बाहर हो जा रहे हैं। सही सही। तो यह किया गया, ये एक बड़ी सोची समझी साजिश के तहत किया गया। और इसके बाद में जब से नरेंद्र मोदी सरकार आई है 152 यानी 152 पेपर्स लीक हो चुके हैं। इतिहास गवाह है। और इन पेपर को लीक करने वाले, हर लीक के कांड के पीछे जो लोग हैं वो आरएसएस बीजेपी से जुड़े हुए लोग, हर केस के अंदर। इसके पहले कभी ऐसा नहीं हुआ। तो ये बताता है कि किस तरह से इन्होंने पूरी एजुकेशन को चोरी कर लिया है, उसको पूरा बर्बाद कर दिया है और ये तबाह किया है। तो इसी के खिलाफ राहुल गांधी और कांग्रेस पार्टी पिछले मई महीने से लगातार संघर्ष कर रहे हैं। पूरे देश भर में संघर्ष हो रहे हैं, प्रदर्शन हो रहे हैं, पुलिस लाठीचार्ज हो रही है, वाटर कैनन चल रहे हैं, जेल जा रहे हैं कांग्रेस के, यूथ कांग्रेस के लोग और ये सब। इसके बाद में एक बड़े सलीके से इन्होंने इसीलिए किया कि ये पूरा आंदोलन सब जगह की पूरे देश में फैलने की बजाय दिल्ली तक सिमट जाए, इसके लिए बीजेपी सरकार ने साजिश रची। लेकिन कांग्रेस ने उस साजिश को भी नाकाम कर दिया। सही। और वहां पर जो प्रदर्शन में पहुंचने वाले लोग हैं वो ज्यादातर वही लोग हैं जो कांग्रेस के प्रदर्शनों में थे। तो इस तरह से करके वहां पूरा ये भीड़ हो गई। लेकिन कल जो हुआ कि संसद तक मार्च होना था छात्रों का, तो मार्च हो जाने देते, क्या फर्क पड़ता था? सही। एक मेमोरेंडम ले लेते। लेकिन इन्होंने ये करने की बजाय उन पर लाठीचार्ज किया, वाटर कैनन छोड़े, उनके ऊपर तमाम तरह से टॉर्चर किया। लड़कियों को जितने बुरे तरीके से पुरुष पुलिसकर्मियों ने मारा है और तरह से प्रताड़ित किया है, बदतमीजी की है, वो अपने आप में उस सब की वीडियो मौजूद है। सही, बिल्कुल है। हमने वो वीडियोस देखी हैं, हमने वो वीडियोस देखी हैं सर। बहुत सी वीडियो मैंने भी ट्वीट की है। तो अब आप ये समझिए इतने घिनौने वीडियो है कि लगा ये भारत की पुलिस है या भारत के लोगों के ऊपर अत्याचार करने वाली अंग्रेजी हुकूमत की पुलिस। ठीक हो, आपका पॉइंट आ गया शुक्ला भाई, आपका पॉइंट आ गया। राणा साहब, ये जो भी इस तरह बात की है अपना शुक्ला साहब ने, ये तो कुछ ज्यादा ही यकीनी तौर पे नो डाउट इस वक्त वो रंजीदा हैं और वो बड़े, लेकिन जो इन्होंने बात कही है कि मौलाना आजाद का बनाया हुआ एक तालीमी निजाम उसको कोलैप्स कर दिया गया, कोलैप्स हो गया। मुसलमानों ने जितने भी वहां पे काम किए थे वो खासतौर पे निजाम तालीम के लिए उसको टोटल उन्होंने डिस्ट्रॉय कर दिया। तो क्या कहीं ऐसा तो नहीं है कि जो कहा जाता है कि जी मुसलमानों ने एक अलग मुल्क पाकिस्तान इसलिए बनाया था या उसकी ख्वाहिश इसलिए की थी कि भारत के अंदर, मुत्तहिदा भारत के अंदर उस वक्त मुसलमानों के लिए तालीम के मौके बहुत कम होने शुरू हो चुके थे, कारोबार के मौके बहुत कम होने शुरू हो गए थे और मुलाजमतों के मौके बहुत कम होने। क्या कहीं वही सिचुएशन जो है वो इस वक्त मोदी सरकार क्या वही दोबारा बनाना चाह रही है, जो मुझे उनकी बातों से लगा? आप क्या समझते? शायद पॉइंट जो है ना वो दूसरी तरफ हम निकल गए हैं। हाँ। असल में आपने सुना होगा कि एक यूनिवर्सिटी थी अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी। बिल्कुल बिल्कुल सर। नरेंद्र मोदी ने जो उसकी हुकूमत जब से वो बैठा है 2014 से, उसके बाद से 2020 से लेके तो अब तक 2026 के दौरान उसने जितनी अमेंडमेंट एजुकेशन सिस्टम में की है ना, हाँ। ये किसी मुल्क में मेरा ख्याल है कि कभी नहीं हुई। बिल्कुल सही। खासतौर पे हम अपने मुल्क की ही अगर बात कर लें तो कभी ऐसा नहीं हुआ।
मैं शुरू करता हूं अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी से। अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी का जो इस्लामिक जितना भी सब्जेक्ट का करिकुलम है वो सारे का सारा अबू अल-अला मौदूदी और सैयद कुतुब जो हैं उनका शामिल है। बिल्कुल ठीक है। उनके चैप्टर्स उसके अंदर शामिल थे इस्लामिक स्टडीज के अंदर। अब जब क्या हुआ कि बीजेपी की एक रुकन असेंबली उठती हैं, वो पीएम को सिर्फ एक लेटर लिखते हैं। मतलब ऐसा लगता है कि नरेंद्र मोदी की जो गवर्नमेंट है वो बैठे इस चक्कर में है कि भाई आपको जहां पे भी कहीं पे भी कुछ भी चेंज करवाना है, आप ऐसा करें कि आप एक मुझे लेटर लिख दीजिए और मैं उसको रिकॉर्ड में बिठा के तो एक एग्जीक्यूटिव ऑर्डर इशू करूंगा और सारी चीज जो है वो खत्म हो जाए। ठीक है, अलीगढ़ यूनिवर्सिटी से स्वैप कर देगा, क्लीन स्वीप जो स्वीप है वो कर दिया। अब 2025 में इन्होंने क्या किया, पिछला जो एक इनका एजुकेशनल ईयर था उसके अंदर इन्होंने जो मुगल दौर के हमारे जितना भी इरा था, हाँ, जो बरे सगीर पे, देखें उन्होंने बरे सगीर पे हुकूमत की है, उन्होंने भारत में नहीं सिर्फ भारत में हुकूमत नहीं की है, पूरे बरे सगीर के ऊपर। क्या हुआ कि जो तारीख की जितनी भी किताबें हैं उनसे मुगल सल्तनत के जितने भी अदवार हैं उनको इरेज कर दिया गया, खत्म कर दिया गया। यहां तक कि टीपू सुल्तान की जो एक जिंदगी के ऊपर जो एक बात शामिल था इनकी तारीख के अंदर, करिकुलम के अंदर, उसको भी खत्म कर दिया गया। बिल्कुल ठीक है। अच्छा, जो सबसे बड़ी बात है, मैं ये समझता हूं कि 2002 के जो गुजरात के फसादात हुए, फिर उसके बाद जो 1992 में बाबरी मस्जिद को जो शहीद किया गया, इस सब की सबसे तमाम की तमाम जो तफसील है ना, ये उनकी तारीख यानी हिस्ट्री के सब्जेक्ट्स के अंदर, करिकुलम के अंदर मौजूद थे और उन्होंने उसको निकाल दिया, नरेंद्र मोदी ने निकाल दिया। अब इस चीज को भी छोड़ दें, मुसलमानों को छोड़ दें, बाबरी मस्जिद को छोड़ दें। मैं बता रहे हैं, साथ में कह रहे हैं छोड़। मैं जो अभी पॉइंट आपको बताने लगा हूं ये इस सब के ऊपर भारी है। जी जी जी, हिंदुस्तान बनाया किसने? महात्मा गांधी ने। हाँ, उनका कत्ल हुआ, ऐसा ही है, वो आरएसएस ने किया। हाँ। इन्होंने क्या किया कि जनाब हिंदुस्तानी करिकुलम के अंदर जो महात्मा गांधी के मर्डर की वजह बयान की गई थी, हाँ, उस वजह को भी खत्म कर कि जी आप ये हमारे ऊपर डालना चाह रहे हैं, हिंदुत्व की जो सोच है उसके ऊपर आरएसएस की जो सोच है आप उसकी नफी कर रहे हैं। उनके जो ताल्लुकात रहे हैं हिंदुओं के साथ, खासतौर पे उस टाइम पे जो उन्होंने कुर्बानियां दी हैं, उसको भी इस निसाब से, हिंदुस्तानी निसाब से माइनस करने की कोशिश की जा रही है और वो कर रहे हैं। सिर्फ कोशिश नहीं की जा रही, वो कर रहे हैं। आप एक बात बताएं कि इस वक्त के जो मेरे पास फैक्ट्स हैं, अजीब भाई आप मुझे करेक्ट कीजिएगा अगर मैं गलत हूं, तो 10 बच्चे अभी तक जो हैं वो इस सारे फसादात में जान से जा चुके हैं, उनकी डेथ हो चुकी है। अब ये कौन सा मुल्क है कि जो अपने स्टूडेंट्स जो अपना हक मांग रहे हैं, जो राइट मांग रहे हैं, मैं बिल्कुल उनकी बात से एग्री करता हूं कि मार्च था, होने देते, बल्कि मार्च तक तो नौबत ही नहीं आनी चाहिए थी ना। एक वजीर तालीम था, एक एजुकेशन मिनिस्टर था, उसका इस्तीफा चाहिए था, इस्तीफा लेके उसको पीछे उतार देते कि जाओ भाई, या उनकी जो भी रिजर्वेशन थी उसको दूर किया जाता, या एजुकेशन मिनिस्टर के ऊपर कम अज कम कोई लब कुशाई तो करते, कुछ बोलते तो सही। नरेंद्र मोदी की एक स्टेटमेंट मौजूद नहीं है। और मैं ये समझता हूं कि इस वक्त जो हालात बन चुके हैं और जिस तरीके से राहुल गांधी ने ये सारी की सारी कैंपेन को अपने कंधों पर उठा रखा है, मुझे बड़ी जल्दी वो लगता है कि अब ये नरेंद्र मोदी की हुकूमत जो है ना, ये आखिरी हिचकोले ले रही है, आखिरी सांसें ले रही है। आपका पॉइंट होगा, आपने काफी तफसील से बात की। अच्छा डॉक्टर साहब, ये जो बात हो रही है, अब हम जरा इसको दूसरे पैराए के अंदर लेके आते हैं। जो ठीक है, ये तो बात हुई है क्योंकि वो भारत में मौजूद है, लिहाजा इन्होंने बात की, लेकिन मैं एक जनरल पर्सपेक्टिव के ऊपर मैं आपसे बात करता हूं। सर, हमें ये बताया जाता है कि भारत जो है वो एक सेकुलर मुल्क है और वहां पे जो हर किस्म की आजादी, जितनी भी वहां पे कौमियत मौजूद हैं, जितने भी वहां मज़ाहिब मौजूद है, जैसे अभी शुक्ला भाई ने बड़ी खतरनाक सी, खौफनाक सी इन्होंने बातें की कि मुसलमानों के अगर वो सिख हो, दिलत हो, कोई भी दूसरे जो थोड़ी शेड्यूल कास्टों से के साथ ने, लेकिन सर तमाम तर वजूहात के बावजूद भी मेरा भारत महान, लेकिन तमाम तर इल्जामात पाकिस्तान के ऊपर आते हैं। अभी मैं इस पे भी बात करूंगा शुक्ला भाई से, लेकिन राइट नाउ सर आप क्या समझते हैं कि क्या भारत की मैनेजमेंट कमजोर हो रही है या इस किस्म के मामलात में भी कोई बैरूनी हाथ के इन्वॉल्वमेंट? आप क्या समझते हैं सर? मुझे टू बी वेरी ऑनेस्ट, मुझे ऐसा लगता है कि इसको ज्यादा उछाला जा रहा है। ये इतनी बड़ी बात नहीं है जिसको इतना उछाला जा रहा है। ठीक है, आपका पॉइंट। और इसकी वजह ये है कि जो दूसरी जमातें हैं, जो अब ये कॉकरोच जनता पार्टी है और दूसरी पार्टियां हैं, ये लोग अब ये करना चाह रहे हैं कि इनको कोई इशू मिले जिसपे ये लोगों को उकसाएं और सड़कों पर लाएं। ठीक हो, और ये स्टूडेंट से बेहतर कोई और इशू हो नहीं सकता था।
एक ऐसी बात जिसमें लोगों को ये लगे कि हमारे हुकूक सल्ब किए जा रहे हैं, हाँ। और हमसे चीज छीन के किसी और को दी जा रही है। ये एक ऐसा पॉइंट है कि जिस पे हम किसी को भी सड़क पे ला सकते हैं, घरों से बाहर निकाल सकते हैं, खासतौर से स्टूडेंट। यहाँ पर यह एहतजाज तो मेरी समझ में आता है कि बिल्कुल ठीक है, नॉर्मल है, होना चाहिए था, लेकिन इंडियन हुकूमत का जो रिएक्शन है इस पे, हाँ, जिस वो तरह काफी सीवियर है, वो बहुत ज्यादा है। वो ऐसे लग रहा है कि जैसे वो ये चाह रहे हैं कि ये खून खराबा हो। मुझे तो ऐसा लग रहा है, नज़र तो यही आ रहा है। ठीक है, हालांकि इसको बहुत आराम से इजीली इसको हैंडल किया जा सकता है, हम इसको बैठ के सॉर्ट कर सकते हैं। हाँ, मुझे एक थोड़े से सवाल पैदा हुआ है शक्ला जी आपसे। आपने जिस तरह से कहा कि मौलाना आजाद का निजाम जो है उसको खत्म करके एक नया निजाम लाया जा रहा है, ये बात आपकी दुरुस्त होगी, हम इसको मानते हैं, लेकिन क्या आप ऐसा समझते हैं? ये आपका एनालिसिस है या ये हकायक है? जी शुक्ला भाई। नहीं, मैंने यदि कहा है तो मेरा ही एनालिसिस होगा, किसी और का कैसे हो सकता है। बिल्कुल ठीक हो गया। अच्छा, ये आपकी बात बिल्कुल ठीक। अच्छा शुक्ला भाई, यहाँ पे जो इस वक्त सबसे बड़ा प्रॉब्लम आ रहा है, देखिए जैसे अभी मैंने इनसे बात की है, इन्होंने भी बात की है, जो आपने पॉइंट दिया है उसी पॉइंट को अगर मैं देखता हूं तो अली जुहैब ने उसको थोड़ा सा और बढ़ा के उसने बात की है। लेकिन सर बात ये है कि ये तो आप जो कह रहे हैं बिल्कुल ठीक है, हम मान लेते हैं, लेकिन ये जो आपने बात बताई है, ये आपका एनालिसिस नहीं, ये फैक्ट है जो कि सबके सामने नजर आ रहा है। लेकिन ऐसा क्या प्रॉब्लम है कि जब पेपर लीक का, जब लास्ट की अगर मैं बात करता हूं तो सर इल्जाम पाकिस्तान के ऊपर लगाया गया था कि पाकिस्तान ने पेपर लीक किया सर। नहीं, तो अभी भी ये कहा जा रहा है कि पाकिस्तान ने ही ये प्रायोजित किया है, जो कल पूरा जो हुई है, जिस तरीके से सारा बवाल हुआ है। हाँ। तो क्या पाकिस्तान ने कर दिया है, या पाकिस्तान की हुकूमत की क्या इतनी ताकत है कि वो ये कर देगी? बड़ी हंसी वाली बातें हैं ये सब बातें, तो ऐसी हैं हाँ। जो कहीं न कहीं मुद्दे को डिरेल करने के लिए सब की जाती हैं। सही है। वास्तव में वो है, वास्तव में ये है कि युवाओं का, बच्चों का भविष्य बर्बाद हो रहा है। हाँ। भारत में एजुकेशन, जो एक सस्ती एजुकेशन होती थी, अच्छी एजुकेशन होती थी, वर्ल्ड लेवल की एजुकेशन होती थी, वो खत्म हो रही है। जो भारत के इंस्टीट्यूशंस, चाहे आईआईटी हो, चाहे आईआईएम हो, एम्स हो, ये सारे से जो बेहतरीन प्रोडक्ट निकलते थे, वर्ल्ड में उनकी वैल्यू होती थी। अमेरिका की पूरे बाजार में हमारे यहाँ के लोग छाए होते थे, इंटेलेक्चुअल्स। आज जो स्थिति हो रही है, जो एजुकेशन हो रही है, बच्चे कुछ कर ही नहीं पा रहे हैं, बेरोजगारी बढ़ रही है, तमाम तरह से खराब हो रहा है। उनका जो नया सिलेबस न्यू एजुकेशन पॉलिसी में लाया गया है, उसमें जैसे मैंने बताया तमाम सारे सब्जेक्ट से निकाल दिए गए हैं, हिस्ट्री बदली जा रही है। जब इस तरह से किया जा रहा है, और यही नहीं, मैथमेटिक्स खराब कर दी जा रही है, इंग्लिश खराब कर दी जा रही है, और चीजें खराब की जा रही, तो ये सब जब किया जा रहा हो तो ये कोई नैरेटिव नहीं है, ये एक सच्चाई है। सही। और जो सच्चाई सामने खड़ी है, आज पहली बार भारत के इतिहास में, जब से भारत आजाद हुआ है, पहली बार भारत के लीडर ऑफ अपोजिशन को जाके प्रधानमंत्री आवास के बाहर धरने पर बैठना पड़ा। जी जी बिल्कुल, यह स्थिति है। और सर उनको गिरफ्तार भी तो कर लिया गया ना सर, उनको गिरफ्तार भी बिल्कुल, उन्हें गिरफ्तार किया गया, और जिस तरह से घसीटते हुए किया गया, वो अपने आप में वो वीडियो देख के आप समझ सकते हैं कि किस तरह से, ये कोई और तो नहीं करा रहा था। अंदर प्रधानमंत्री था, और उसके बाद में होम मिनिस्टर के अंडर में आती है दिल्ली की पुलिस, बिल्कुल, वो अमित शाह, और इसी तरीके से वो लोग करा रहे थे। और जब ये हो रहा था, तो ये कोई दिखावा नहीं है, ये बिल्कुल स्पष्ट सा है कि आप नहीं, तो यदि आप सही होते तो आप तुरंत वहां पे निकलते, अपने गेट के ही आपके सामने था, आप निकलते, कहते चलिए। और सारे एमपीज थे जी, देश की सबसे पुरानी, सबसे पहली राजनीतिक पार्टी, आपके यहां के लिए भी कह सकता हूं, पाकिस्तान के लिए भी सबसे पहली राजनीतिक पार्टी थी, कांग्रेस थी। कांग्रेस, जी हाँ, कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष भी मौजूद थे, जो राज्यसभा में लीडर ऑफ अपोजिशन है, और लोकसभा के लीडर ऑफ अपोजिशन एक्स प्रेसिडेंट कांग्रेस के राहुल गांधी भी थे, उनकी बहन प्रियंका गांधी भी थी, मल्लिकार्जुन खड़गे के अलावा केसी वेणुगोपाल हो और दूसरे हो, सारे एमपी थे, केरल के एमपी थे, जम्मू कश्मीर के एमपी थे, सब जगह के थे।
तो जब यह स्थिति हो तो अब आप समझ सकते हैं, तो ये बेसिकली आज बहुत कायरतापूर्ण सरकार का व्यवहार दिखाई दिया। यह लगा कि भारत में अब डेमोक्रेसी खत्म हो गई है। स्पीकर ने बड़ा स्पष्ट कहा कि हम चर्चा इसलिए सरकार से पूछेंगे। भाई स्पीकर एक जो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन है उसमें बिल्कुल इंडिपेंडेंट बॉडी है, बिल्कुल बिल्कुल, और वो कह रहा है हम सरकार से पूछेंगे। यानी आप गुलाम सब जगह बैठा दिए गए। राज्यसभा में जब मल्लिकार्जुन खड़गे बोलने खड़े होते तो उपराष्ट्रपति जो हमारे वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया वही उसका चेयरमैन होता है, वो सदन को स्थगित कर देता है, सही, और चला जाता है। तो या इससे समझ लीजिए, ना आप संसद में बोलने देंगे, ना बाहर बोलने देंगे, ना कुछ करने देंगे, और मनमानी करेंगे। पूरे देश में जो यूसीसी के नाम पे वो करेंगे, नागरिकता छीनने का काम किया जाएगा, वोटर राइट छीनने का काम किया जाएगा। किसी को पाकिस्तानी, किसी को बांग्लादेशी, किसी को म्यांमार का बता करके और इस तरीके से उसको परेशान किया जाएगा। तो ये जब हो रहा हो तो आप समझ सकते हैं कि देश कहां जाए। ठीक, आपका पॉइंट आ गया। राणा साहब ये देखिए, ये तो बड़ी ना बड़ी गंभीर सी सूरत हाल का वो तस्करा कर रहे हैं। मैं उसी तरफ आया था, जो आपका सवाल था ना, बेसिकली वो बड़ा इंपॉर्टेंट था कि हर चीज को उठा के तो मुद्दा वो पाकिस्तान बढ़ा दिया जाता है कि जी ये, मैं इसी प्रोटेस्ट की वीडियोस देख रहा था तो कि एक रिपोर्टर ने जो आपने सवाल किया ना, सेम सवाल कर भी दिया। वो वहां पे जो लोग बैठे थे, उसने कहा जी आपको पैसे पाकिस्तान से आ रहे हैं? तो उसने कहा हाँ जी बिल्कुल आ रहे हैं। उसने कहा जी कैसे? तो उसने कहा जी मैंने 40 रुपए मुझे पाकिस्तान से आए और 20 रुपए मुझे अमेरिका से आए। मैं 40 रुपए मेट्रो के दे के वहां तक पहुंचा और 20 रुपए रिक्शे वाले को देकर मैं यहाँ तक पहुंच गया। अब मैं वापसी के लिए नेपाल का इंतजार कर रहा हूँ कि मुझे नेपाल से फंडिंग आए तो मैं वापस अपने घर जाऊँ। बिल्कुल ठीक है। तो ये इस वक्त जो हमने वहां पे, मैं कहता हूँ कि इस टाइम हालात ये है कि जो इंडियन की यूथ है ना, भारत की यूथ है, यकीन मानिए कि उनका ये जज्बा देख के ना तो हम पता नहीं समझते कि यार हम किधर बैठे हैं। यहाँ हमारे अंदर भी ये चीज जो है बिल्कुल होनी चाहिए। जिस तरीके से उन्होंने अपने मुतालबात को लेकर और अपने हकूक के लिए वो लोग खड़े हुए। इससे पहले हमने एग्जांपल देखी बांग्लादेश की। आपको पता है कि वहां पे क्या हुआ, वो भी सारे जेंजीज उठ के आए, जेंजी सारे उठे। और आज की जो ये वाली जो जेंजी भारत की है, उन्होंने पार्लियामेंट के सामने जाके बैठ गए। नरेंद्र मोदी को पिछले गेटों से निकलना पड़ा, भागना पड़ा, कहीं के अंदर आके अटैक ना करते। बिल्कुल देखिए, यही भारत है, यही भारतीय मीडिया है। मुझे बताएं, जब मैं और आप लोग वहां पे बैठते हैं तो वो हमें क्या कहते हैं कि जी आपके मुल्क में डेमोक्रेसी नहीं है, आपके मुल्क में डिक्टेटरशिप है, आपके मुल्क में एस्टेब्लिशमेंट सारा कुछ जो है वो देखती है। आपको आज यहाँ पे आज बोलने की इजाजत नहीं है। एग्जैक्टली, आपको बोलने की इजाजत नहीं है। तो आज ये जो आज और कल में जो वाकयात हुए हैं, ये बिल्कुल मैं अभी पॉइंट रेज करने लगा था, जो अभी अजय शुक्ला साहब ने बात की कि राहुल गांधी एमपीज को लेकर स्पीकर के कमरे में जाते हैं, बैठते हैं, उनसे कहते हैं कि ये तालिब इल्म है, ये स्टूडेंट्स हैं, ये हमारे मुल्क की यूथ है। लेकिन मसला क्या है कि जो नरेंद्र मोदी के राइट साइड पे और लेफ्ट साइड पे बैठे हैं, वो शायद 70-70 साल के बूढ़े बाबे हो गए हैं। उनको ये इल्म नहीं है, उनको ये पता नहीं है कि आज की जो यूथ है, जो ये खड़ी हो चुकी है, जो यहाँ पे आके बैठे हैं, इनको ये लगा कि शायद ये जो काकरोच जनता पार्टी है या जो कांग्रेस, जो राहुल गांधी के साथ प्रदर्शन करने वाले जो लोग हैं, वो शायद इंस्टाग्राम, सोशल मीडिया और फेसबुक की हद तक महदूद हैं। असल में हकीकत में उनके बात करने की कोई अहलियत उनमें नहीं है। लेकिन उनको ये समझ जाना चाहिए था। ये जो आपका पॉइंट है ना, ये जो पॉइंट है, ये हम एलैबोरेट करवाते हैं अभी शुक्ला साहब से इसके ऊपर, लेकिन आप काइंडली लेकिन आखिरी मैं इसमें पॉइंट देता हूं कि उनको ये नरेंद्र मोदी को इस वक्त समझना चाहिए था कि आपको पता है कि तमिलनाडु में जो हुकूमत बनी है, अगर राहुल गांधी या कांग्रेस जाके कंधा ना लगाते तो क्या तमिलनाडु में हुकूमत बन सकती थी? नहीं बन सकती। तो लिहाजा इस वक्त अगर हम ये कहें ना कि इंडियन यूथ का जो लीडर है इस वक्त राहुल गांधी है, तो इसमें कोई शक नहीं। ठीक हो गया, आपका पॉइंट आ गया। अच्छा, अपना डॉक्टर साहब, ये जो अभी गुफ्तगू अब तो आपको समझ आ गई, हर चीज खुलती जा रही है, इसके ऊपर आप क्या समझते हैं कि जो अभी राणा साहब ने जो बात कही है, वो खासतौर पर पाकिस्तान के पॉइंट की उन्होंने लेके बात? देखिए, पाकिस्तान पे इंडिया का इल्जाम लगाना कि पेपर लीक करने में पाकिस्तान की साजिश, उस पे शुक्ला साहब मजे का खेल, ये तो इस पे तो सिवाय हंसने के और कुछ नहीं कहा जा सकता। जब पेपर लीक होता है तो एक सिस्टम होता है, एजुकेशन सिस्टम। एक आदमी पेपर बनाता है, फिर उसका पेपर जो इनका निजाम है उसके तहत आगे जाता है, वो तमाम सीक्रेट होता है। बिल्कुल ऐसे, क्योंकि ये कोई मामूली पेपर तो है नहीं। पाकिस्तान में भी तो ऐसे ही है सर जी, सारी दुनिया में पूरी दुनिया में ऐसे होता है। तो इस पेपर को संभाल के निकाल, अब ये अगर किसी ने निकाला है तो जाहिर है कि इसकी दो वजूहात हो सकती हैं। एक तो यह कि वो सिस्टम को नाकारा दिखाना चाह रहे हैं या कोई इशू उठाना चाह रहे थे, साजिश के तहत निकाला गया। एक ये कि या उन्होंने पैसे बनाए, उन्होंने पैसे बनाए, कुछ लोगों ने कहा जी पेपर दे दो। तो ये दोनों सूरतें ही बिल्कुल नॉर्मल है।
मैं इनको इनमें से एक भी चीज को सनसनीखेज नहीं समझ। सही, लेकिन ये वो जो पॉइंट सनसनीखेज नहीं है, है। सनसनीखेज ये है कि इस किस्म के इशू को भी पाकिस्तान के सर पे मंड देना। हाँ, ये तो जाहिर है, ये तो हमने तय कर दिया कि वो मज़का खेज बच्चों वाली बात है, ठीक उसके है। ऊपर तो अब क्या बोलें। इंडिया की गवर्नमेंट है, इतनी सेंसिबल गवर्नमेंट है, अपने आप को इतना एजुकेटेड बताते हैं और इस तरह की फजूल बातें करते हैं जिनका कोई सर ना पैर। तो ये तो एक बात होगी, लेकिन ये इंटरनली जो इंडिया में हो रहा है ये उसकी आग है जो भड़क रही है, क्योंकि इंडियंस जो हैं वो मोदी से बहुत तंग आ चुके हैं। ठीक है। और मोदी राज को खत्म करने के लिए बहुत सारी जमातें इकट्ठी हो गई और इन्होंने हर हाल में, अब इनके पास इशू नहीं था कोई उठाने को, फिलहाल इन्होंने इसको ये उठाया, इशू मिल गया इनको, ये इशू इनको मिल गया। क्यों ये इशू को ये लोग ज्यादा फ्लेयर अप कर रहे हैं? द ओनली रीजन बिकॉज इसमें स्टूडेंट है। ठीक, आपका पॉइंट आ गया। अच्छा, अब शुक्ला भाई, अभी जिस तरह बात हुई है और काकरोच पार्टी की अगर मैं बात करूं तो काकरोच पार्टी का जो आगाज था या उसका जो जिसने उसको जन्म दिया वो भी तो चीफ जस्टिस ऑफ भारत के जो सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस है उनके एक कमेंट से जो है उसका ज़हूर हुआ और उसके बाद वही काकरोच पार्टी जो है वो शायद के नरेंद्र मोदी के नाक पे चिपक गई है और जिसकी वजह से अभी जो ये सिचुएशन हुई है ये हुई है। लेकिन आप क्या समझते हैं कि बांग्लादेश में होने वाला जेनजीज का और स्टूडेंट्स का जो एक प्रोटेस्ट था और भारत का ये जो स्टूडेंट्स का प्रोटेस्ट है, आप इस दोनों में क्या सिमिलरिटी समझते हैं कि दोनों में ये कितने सिमिलर हैं और इसमें दोनों में क्या क्या फर्क है? जी शुक्ला भाई। देखिए, मैं तो पहली बात ये इससे पूरी तरह से असहमत हूं कि मुद्दे नहीं थे, मुद्दे लगातार थे और उनपे लड़ाई भी चल रही थी और उस पे भी नैरेटिव बन रहे थे, पूरे देश में उसको लेके विरोध भी हो रहे थे। ठीक है, ये कहना एक तो पहली बात गलत है। दूसरी चीज कि नरेंद्र मोदी से कोई तंग है, नरेंद्र मोदी से तंग नहीं है, उन नीतियों से, उन पॉलिसियों से तंग होता है आदमी, कोई व्यक्ति से कोई लड़ाई नहीं है। बाकी नहीं सर, तो किसी सर देखिए शुक्ला भाई, फर्दे वहां से तो लड़ाई नहीं होती, हमेशा जो है उसके कॉन्सेप्ट से, उसकी थिंकिंग से, उसकी पॉलिसी से लड़ाई होती है। जी बिल्कुल सही आप कह रहे हैं, तो मैं वही कह रहा हूं कि सबसे बड़ी बात ये, तो इसको इस तरह से यदि हम डिफाइन करेंगे तो हमें लगेगा कि हाँ कहीं ना कहीं हम कहीं किसी को प्रिविलेज दे रहे हैं। जी बिल्कुल। यहाँ पे जो असली था कि एक मुद्दा एक बार नहीं होता, कोई एक बार पेपर लीक नहीं हुआ कि आज ही हम ये कह रहे हैं। जी बिल्कुल। 152 पेपर लीक हुए हैं साहब, भारत के इतिहास में कभी इतने नहीं हुए जितने इतने दिन में हो गए। नंबर एक तो ये है। नंबर दो, पेपर की जो पूरी इसमें जो सिस्टम समझाया मुझे, वो सिस्टम वो नहीं है। पेपर यहां बीजेपी के लीडर्स के थ्रू किया गया है। मैंने पहले बताया कि उसमें बीजेपी के लीडर्स ही अरेस्ट हुए हैं। ओके ओके ओके, आप चाहे कहीं का भी सर्च करके देख लीजिए, ठीक हो गया, तो आपको समझ में आ जाएगा कि पूरा जो पेपर लीक का गैंग है वो यही सरकार चला रही है। और यही वजह है कि आज तक किसी को सजा नहीं की है। सब बरी हो जाते हैं। तो अब आप समझिए कि थोड़े दिन शांत करने के लिए हमने अच्छा अरेस्ट कर लिया और बाद में धीरे से शांत गया और बरी कर दिया। सही। तो इससे ये सारी बात आती है कि ये पूरा ऑर्गेनाइज ढंग से हो रहा है, इसके कनेक्शन है और इनमें जिस तरीके से कोर्ट से लेके सरकार तक भूमिका अदा करती है। यदि आप ईमानदार थे तो इतने बार पेपर लीक कराने वाले एनटीए के उस चेयरमैन के खिलाफ एफआईआर क्यों नहीं दर्ज हुई? क्यों नहीं दर्ज हुआ उन जिम्मेदार लोगों के खिलाफ? नहीं होती है कार्रवाई। ये वैसे ही जैसे राम मंदिर में चोरी हुई, सारी आरएसएस के लोगों ने करी और बीजेपी के लीडर्स ने, और उसके बाद में जब आया तो उन्हीं के ऊपर एफआईआर नहीं, छोटे छोटे कर्मचारियों को करके और उसके बाद खत्म कर दिया। बिल्कुल सही। ये असलियत ये है। मुझे लगता है कि शायद उस चीज की समझ नहीं है, इसलिए ऐसी बात कर रहे हैं क्योंकि दूर बैठे हैं। अच्छा, लेकिन सर बात ये था, मेरा क्वेश्चन इसके साथ जो जिमनी जो मेरा सवाल था, ये उसका क्वेश्चन का पार्ट जो बी था, अब वो ये था कि जो कॉकरोच पार्टी है, आप उसका जो इस वक्त प्रोटेस्ट देख रहे हैं, क्योंकि वो ज्यादातर इस वक्त जो है वो सड़क के ऊपर है और वो खासतौर पे बीजेपी की पॉलिसीज के खिलाफ है। बीजेपी के जो इस वक्त जो इम्प्लीमेंट किए जा रहे हैं, उनकी जो काम हो रहे हैं, उनके खिलाफ है। मेरा क्वेश्चन ये है कि क्या आप ये समझते हैं कि जैसे बांग्लादेश के अंदर जो स्टूडेंट्स एक मूवमेंट आई थी जिसने कि पूरी की पूरी जो हसीना रजीम को चेंज कर दिया था, तो क्या आप ये समझते हैं कि क्या जो भारत की जो इस कॉकरोच पार्टी की जो इस वक्त
स्टूडेंट्स की जो एक इस तरह की वेव जो बाहर आ रही है, क्या आने वाले दिनों में क्या मोदी को ये तलपट कर सकती है? देखिए, आप गलतफहमी का शिकार हैं। जो दिल्ली में जंतर मंतर पे प्रोटेस्ट शुरू हुआ, जी जी, वो जब कॉकरोच जनता पार्टी के नाम से उन्होंने एक डिजिटल बनाई और उस पे किया, उनके पास में कोई कार्यकर्ता नहीं है, उनका कोई ऑर्गेनाइजेशन नहीं है। बिल्कुल ऐसे उन्होंने उस नाम पे वो खड़ा किया और उसके बाद में वो पहला फेल रहा जब 6 तारीख को उन्होंने शुरू। उसके बाद में उन्होंने फिर दोबारा सोनम वांगचुक को हायर किया। बिल्कुल किया सर। और सोनम वांगचुक के नाम पर वो लोग इकट्ठे हुए। बिल्कुल। और जो इकट्ठे हुए वो मेरे ख्याल में कुछ टेक्निकल इशू है और शायद उनकी लाइन ड्रॉप हो गई है। अच्छा चले राणा साहब, ये तो देखिए बात हुई है, लेकिन जो मुझे उनकी बातों से बात समझ आ रही है वो ये है कि ये जो बांग्लादेश की जो रेवोल्यूशन हुई है वो भी स्टूडेंट्स की जानब से हुई है, लेकिन वो उसको रिलेट नहीं कर रहे भारत की उससे। माइट बी ये कह रहे हैं कि इट्स टू अर्ली टू प्रेडिक्ट एनीथिंग। आप क्या समझते हैं? मैं उन्हीं की बात को आगे जो है वो थोड़ा सा लिंक करता हूं। उनकी बात बिल्कुल दुरुस्त है। देखें, वो अभी तक कोई एज अ पॉलिटिकल रजिस्टर्ड पार्टी नहीं है। तो वो तो जनजीज भी थी, पॉलिटिकल पार्टी नहीं थी ना सर। मैं आपको वही बात बताता हूँ। देखें, उनमें और इनमें थोड़ा सा फर्क है। इनमें फर्क ये है कि ये क्या करते हैं कि ये एक इशू को पकड़ते हैं, उस पर गुफ्तगू करते हैं, गुफ्तगू कर ली, काम अपना प्रोटेस्ट रिकॉर्ड करवा दिया और सब अपने अपने घरों में चले। ठीक है, डिस्पर्स हो गए। जबकि बांग्लादेश में ऐसा नहीं हुआ, वो एक कंटिन्यूअस हर चीज चलती गई। ठीक हो गया। जहां मैं वहीं से पकड़ लेता हूं जहां से अजय शुक्ला साहब ने वो लाइन ड्रॉप हुई, जो इन्होंने सोनम वांगचुक को उन्होंने जब वो हंगर स्ट्राइक पे बैठे, उन्होंने ये कहा जी तब तक मैं स्ट्राइक खत्म नहीं करूंगा, भूख हड़ताल पे मैं तब तक नहीं उठूंगा जब तक कि नरेंद्र मोदी जो है वो इस्तीफा नहीं देता। अब यही काकरोच जनता पार्टी जो है वो क्या हुआ कि वो जंतर मंतर उसी जगह पे आके उसके साथ बैठ गई। बिल्कुल। उन्होंने कहा जी उसको सपोर्ट करना शुरू कर दिया। बिल्कुल कि जी ठीक है जी, हम आपके साथ, हम इस सारी की सारी मुहिम में आपके साथ। ठीक हो गया। असल मसला ये है कि इनको सपोर्ट मिली इसी काकरोच जनता पार्टी को और इनके इसी प्रोटेस्ट को कांग्रेस से। बिल्कुल मिली। क्यों? क्योंकि जो पॉलिटिकली उन्होंने उसको कैच कर लिया। कांग्रेस ने भी कहीं ना कहीं पे ये मौका जाना कि हमें, क्योंकि अपोजिशन का तो काम ही यही बिल्कुल ऐसे कि उन्होंने जो उस पे वहां पे बैठा है वजूद है, तो उन्होंने उस चीज को आगे लेके चलना। ठीक है। अब लिहाजा काकरोच जनता पार्टी को यह मिला कि उनको जब राहुल गांधी का कंधा भी साथ में मिल गया ना, और साथ बाकी पार्टियों का भी मिल गया, तो वो जहां पे पहले इतने थे वो इतने ज्यादा हो, यकीनी वो तौर पे शेर हो गए, वो बड़े हो गए, हौसला बढ़ गया। उन्होंने कहा जी ठीक है। और यही अभी आप जो आगे जिक्र करने वाले हैं, तो ये उसके असरात हैं जो अभी आगे आने वाले टाइम में सामने आने। तो ये काकरोच जनता पार्टी जो है ये बिल्कुल जन जी की जरूर है। इनके प्रोटेस्ट में पावर भी है, ताकत भी है, इनकी आवाज पे लोग निकलते भी हैं, और ये इन्हीं की आवाज के ऊपर 10 जो बच्चे हैं जो शहीद हुए हैं, 20 का वैसे नॉर्मली उन्होंने कहा कि वो जख्मी भी हैं ना उनमें, लेकिन नहीं, उससे जो इससे पिछली दफा जो हुआ था प्रॉब्लम हुआ था उसमें वो ये अब इस दफा और दोनों मिला के तकरीबन 20 बनते उन्होंने कहा 1-1 करोड़ रुपया जो है वो उनको जो है ना वो जान की कीमत क्या 1 करोड़ रुपया। सब बात है ना, एक चीज को छोड़ देना। असल चीज ये है कि क्या आज मैं सुन रहा था कि इसी ये जो जंतर मंतर चौक के ऊपर पार्टी यहाँ पे वो पेपर लीक होने के बाद जिस बच्चे ने खुदकुशी की थी, उसका बाप बोल रहा था वहां पे खड़ा होकर, वो कह रहा था जी 1 महीना हो गया मेरे बच्चे के लिए ये लोग आके बैठे हुए हैं, क्योंकि उसने खुदकुशी कर ली ना। बिल्कुल ऐसे। तो वो ये कह रहा है कि जब मैं 1 महीने से एक बाप होने के नाते यहाँ पे आ रहा हूँ और ये सारे लोग दुनिया जो है मेरे साथ सपोर्ट कर रही है, तो फिर हम तब तक जब तक हम अपने मुतालबात नहीं मनवा लेते तब तक हम नहीं पीछे। ठीक, आपका पॉइंट बिल्कुल सही है। बेसिकली बात मेरी फिर वही जो है दरमियान में रहेगी, लेकिन आपने जो है ना वो बड़ा पॉलिटिकल जवाब दिया कि असरात आने वाले हैं आने वाले दिनों में। हाँ। ठीक है। अच्छा, अब हम आते हैं जो है ये हमारा जो टॉपिक है, ये तो मेरे ख्याल में हमने काफी हमने ज्यादा इसको जितना हम कर सकते इतना जरूर है कि भारत अब ये मत सोचे कि जनाब हम जो है वो लाठी गोली की सरकार से सब कुछ वो नहीं, अब नहीं चलेगा, वो नहीं होगा। अब ये टुकड़े जो है ना, नहीं भारत नहीं, बेसिकली बीजेपी ये मत समझे। देखें, बीजेपी इस वक्त ये चाहती है कि पूरा भारत हमारा है और हम जो कहेंगे वही। ठीक। असल में मसला ये है ना। ठीक हो। अच्छा सर जी, अपना डॉक्टर साहब बड़े दिनों के बाद जो है ना वो मियां मोहम्मद नवाज शरीफ साहब आज सर वो बाहर आए, आजाद कश्मीर में आजाद हुए।
और वो आजाद हुए और आजाद कश्मीर चले गए। तो सर जो पहले था वो कह रहे थे कि जी हम 15 तारीख को धरना दे देंगे, सारा कुछ बंद कर देंगे, फिर उन्होंने कहा जी हम 21 को कर देंगे, ये कर देंगे, वो कर देंगे। तो 21 को तो 19 को वो चले गए, बिलावल भुट्टो जरदारी साहब चले गए, 21 को मियां नवाज शरीफ साहब चले गए। तो आप क्या समझते हैं कि वो जो थे ज्वाइंट एक्शन कमेटी जो कालदम जमात है इस वक्त, तो उसके मुज़ाकरात भी चल रहे हैं, सारी चीजें भी हो रही हैं, तो क्या अब वो इलेक्शन की गहमा गहमी में पस्से पुष्ट हो जाएंगी चीजें? देखिए, मैं 2 दिन मुजफ्फराबाद में रह के आया, ठीक है, और एन उस वक्त वहां था जब बिलावल भुट्टो जी बिल्कुल वो पीसी में ठहरे हुए थे। और जो मैंने वहां पर ओवरऑल कश्मीरी अवाम को देखा, या जिनसे मेरी इंटरेक्शन हुई, या जहां मुझे जाना था काम पे, मेरा एक बिजनेस था, उस सिलसिले में गया था, तो सबसे बात हुई जिनके घर पे मैं ये काम कर रहा था, जिनकी जमीनों पे, उनकी वालदा को, उनकी वाइफ को और उनके भाई को भी पकड़ा गया। ठीक है, तो उन्होंने मुझे नहीं बताया, उन्होंने कहा आप आ जाए, कुछ नहीं, ये सब ठीक है। जब यानी कि अगर आप भी पकड़े जाते तो सर हमारे मतलब प्रोग्राम में तो ना इतना होते ना। संगीन मामला था कि उनकी बहन, बीवी और उनकी वालदा और उनके बड़े भाई को पकड़ कर हुआ था। तो खैर वो कहने लगे बीवी को और माँ को तो मैं ले आया हूं, लेकिन भाई अभी हवालात में। तो ये जो सबसे गुफ्तगू हुई, तो जो चीज मेरे सामने आई वो ये आई कि इनकी जो इशू है, जिस इशू को ये उठा रहे हैं, जो इनका मुद्दा है कश्मीरियों का, उस पे सब मुत्तफिक, पूरा कश्मीर मुत्तफिक। मैं भी मुत्तफिक हूं उस पे जी, मैं भी मुत्तफिक हूं, आप भी मुत्तफिक हैं, सारे मुत्तफिक है। तो इसको हमें गोली और बंदूक से क्यों हल कर रहे हैं? हम इसको बैठ के टेबल पे क्यों हल नहीं कर रहे? सर टेबल पे तो हम हल करने की पूरी कोशिश कर रहे हैं, वो मानते नहीं। अगर हो रही होती तो ये प्रोटेस्ट और ये इतने लोग 42 तो मरे हैं रेंजर्स वाले, ये बहुत वो है, और कुछ जो दूसरे प्रोटेस्टर्स हैं, हम अगर इस बात को छोड़ भी दें और हम ये देखें कि अब क्या होगा, तो ये जो इलेक्शन हो रहे हैं इसमें फिर वही होगा, इनके कोई मुतालबात नहीं माने जाएंगे, तो ये एक अनस्टेबल गवर्नमेंट बनेगी। आपका ये पॉइंट आ गया, बड़ा वैलिड पॉइंट आया आपका सर, इनका पॉइंट आ गया कि ये मुतालबात नहीं माने जाएंगे। एक तरफ जो है वो चीजें हो रही हैं, दूसरी साइड पे सारा कुछ हो रहा है, मुज़ाकरात भी चल रहे हैं, इलेक्शन की भी दौर है, और लेकिन इलेक्शन कमीशन ने ये कह दिया कि जी अब हम इसको 3 स्टेप्स के अंदर करेंगे। ठीक है, उनकी अपनी एक मजबूरी है, जो भी जिस तरह भी हो। तो आप क्या समझते हैं कि ये जो बिलावल भुट्टो जरदारी साहब का जो अब पीछे जैसा बता रहे हैं कि बिलावल भुट्टो साहब भी वहां मौजूद थे, उन्होंने तकरीर की, बल्कि उनकी तकरीर में तो जब उन्होंने ये कहा कि कश्मीर का फैसला कश्मीरी करेंगे, तो सबने कहा कि लो जी इन्होंने कश्मीरियों को उनका हक दे दिया। आज भी नवाज शरीफ साहब ने भी यही बात कर दी, कश्मीर का फैसला कश्मीरी करेंगे। नहीं, उन्होंने ये कहा है कि मेरा दिल चाह रहा है कि मैं शहबाज शरीफ को कहूं मुझे कश्मीर का वज़ीर आज़म मैं उसके ऊपर आ रहा हूं ना, वो भी कश्मीरी है ना सर, वज़ीर आज़म बना दो। मैं उसी में ये नहीं कहा, he called himself Kashmiri. उन्होंने that's why I'm saying it कि वो उन्होंने भी यही बात कही है कि वो कश्मीर का फैसला कश्मीरी करेंगे। अब वो सर जरा इस पे जरा थोड़ा सा कि ये जो उन्होंने अजरा तफन्नन बात की है कि अपनी ख्वाहिश का इजहार किया सर अंदर से। नहीं, अब जाहिर तो देखें उनको भी ये लगता है कि कश्मीरी अवाम कभी भी, ये तो शायद उनके लिए जरा एक्सेप्ट करना भी थोड़ा सा मुश्किल होगा कि कोई पाकिस्तान से उठ के जाके वहां पे वज़ीर आज़म लग जाए। बिल्कुल ऐसे वो होना भी नहीं, पार्टी होना भी नहीं चाहिए, क्योंकि ये उनका राइट है, उनके अपनी जो पॉलिटिकल, या आप ये कह सकते हैं कि वो उन्होंने अपनी मोहब्बत का इजहार किया, उन्होंने अपनी कश्मीरी अवाम के साथ अपनी मोहब्बत, और उन्होंने बेसिकली ये जाहिर करने की कोशिश की है कि आप मुझे बेगाना मत समझें। ठीक है, उनसे पहले बिलावल भुट्टो साहब ने जो तकरीर वहां पे की थी ना, कि उन्होंने ये कहा जी बात तीरों से शेरों के वो होंगे, शिकार होंगे, तो उन्होंने बेसिकली नून लीग के ऊपर बड़ी घन गरज से की है। हालांकि हुकूमत तो उन्हीं की है ना, हुकूमत तो उन्हीं की। अब देखें ना, एक सिटिंग गवर्नमेंट का जो एक बड़ा रिप्रेजेंटेटिव और चेयरमैन है उस पार्टी का, और उसी पार्टी का वज़ीर आज़म बैठा है, और वो ये कहे कि जी मैं ऐसे कर दूंगा, मैं वैसे कर दूंगा, वो मैं ये समझता हूँ कि इन दिनों की जो भी पॉलिटिकल हेड्स की, पॉलिटिकल पार्टीज के जितने भी बंदे हैं, उनकी जो भी गुफ्तगू है ना, ये सब एक कैंपेन है, पॉलिटिकल कैंपेन है, इलेक्शन सर पे है, और ये सिवाय दावों और स्टेटमेंट्स के अलावा कुछ भी नहीं है। ये सिर्फ खोखले, मैं तो कहता हूं कि जो इलेक्शन से पहले नारे लगाए जाते हैं, उनसे खोखला नारा कोई इस दुनिया में कहीं पे भी नहीं है। ट्रंप के नारे भी जो है वो भी खोखले। अच्छा, जैसा अभी आप तो होके आए वहां से, मेरे 1-2 कलीग्स हैं, वो भी कश्मीर से उनका ताल्लुक है, और खासतौर पे मुजफ्फराबाद से भी, मीरपुर से भी, और खासतौर पे जहाँ पे सबसे ज्यादा इस वक्त प्रॉब्लम रावला कोर्ट का प्रॉब्लम चल रहा है, वहां पे वो मेरे साथ आज भी बैठे हुए थे, हम लोग बात हो रही थी, तो वो इस बात पे बड़े खुश थे कि यार इलेक्शन होने जा रहे हैं, वो इस बात पे बहुत ज्यादा खुश थी।
तो डॉक्टर साहब ये जो इसका मतलब ये है कि अगर वो लोग खुश थे, सैंपल लिया जाता है तो देख में से एक आध दाना ही चुना जाता है, चले माइट बी कि वो उनसे मुत्तफिक ना हो, लेकिन जो ओवरऑल जो मैंने लोगों का एक सिनेरियो मैंने देखा है, अब वो इस बात पे खुश है कि इलेक्शन हो रहे, इलेक्शन होंगे तो उसके बाद जो पार्टी बनेगी यानी कि जो हुकूमत बनेगी वो यकीनी तौर पे इनके साथ बैठ, क्योंकि इन्हीं में से लोगों ने आना है ना। यहां से जैसे इन्होंने बात की राणा साहब ने, पाकिस्तान से तो कोई नहीं जाएगा, कराची से तो कोई नहीं जा रहा ना। तो आप क्या समझते हैं कि क्या वाकई जो इस वक्त हालात वहां पे खराब है उनको दुरुस्त करने के लिए या एक जलती हुई आग के ऊपर पानी डालने के लिए इलेक्शंस एक अच्छा मौका मुहैया करेगा? सर देखिए, इलेक्शन तो यकीनन एक बहुत अच्छी चीज है, इसको आप जलती पे तेल नहीं कह सकते। नहीं, पानी की बात की थी मैंने। हाँ, पानी ठंडा आग पे करने मैंने के पानी लिए, डालने जी की हाँ, बात। इससे जी। लोगों को मौका मिलेगा कि वो अपनी पसंद के लोग सिलेक्ट करें और है। इलेक्ट करें। ये तो एक बहुत अच्छा अमल है। अब यहाँ पर यह कि क्या ये अच्छा अमल होने दिया जाएगा इसी तरह जैसे हो रहा है? इन जो मुस्लिम लीग नवाज शरीफ ग्रुप है, हाँ, कश्मीर में उनका भी उतना ही इन्फ्लुएंस है जितना पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का। ये दोनों पार्टियां तकरीबन एक जैसी, बिल्कुल है। अगर तो सर उन्होंने तीसरा 10 प्लेयर भी तो आ गया ना सीटें तो इन्होंने भी 10 ले सर। लेनी है। दूसरा प्लेयर भी तो एक और भी आ गया। आप आईपीपी को भूल गए और साथ में वो मरकजी मुस्लिम लीग, दोनों ने ज्वाइंट वेंचर कर लिया सर। जी 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 जी। अब ये जो तीसरे प्लेयर को ये तो आप जो बता अब आया है ना, इससे इससे एक बड़ा असल में ये जो तीसरा प्लेयर है ना, ये बड़ा इंटरेस्टिंग है। मैं वो करने में आता हूँ आपके पास। जी सर। इस तीसरे प्लेयर ने एक बड़ा डिसाइसिव जरूर इसने हिस्सा लेने से एक बहुत अच्छा फैसला सामने आएगा। और कश्मीरियों को जिनसे भी मेरी बातचीत हुई है, जितने 150 लोगों से बातचीत हुई है, उन सबका एक ख्याल जरूर है कि हम मजबूर हैं। मैं कहा आप लोग क्यों पीपल्स पार्टी कोई इलेक्शन खड़ा करते हैं, आप अपनी पार्टी क्यों? तो वो ये बात अब उनके यहाँ सराइत कर गई, यानी कि आप उनको उनकी जेहनसाजी कर रहे हैं। नहीं, जेहनसाजी नहीं। मैंने उनको पूछा कि ऐसा क्यों है, तो उन्होंने कहा हम तंग हैं। हाँ ठीक है, बिल्कुल सही है। टू पार्टी सिस्टम से वो बेसिकली ठीक। जी राणा साहब, मेरा इसमें पॉइंट ये है दुरानी साहब के, देखें सबसे बेहतरीन मशवरा राणा सनाउल्लाह ने इस सारी ज्वाइंट अवामी एक्शन कमेटी को दे दिया था। बिल्कुल दे दिया। उन्होंने डे फर्स्ट में उन्होंने कह दिया था कि यार ये सारे प्रोटेस्ट छोड़ दो, आप ये सारी चीजें छोड़ दो, ये जितने लोग आप बाहर आके बैठे हुए हो ना, जो सारे मामला को लेके बैठे हो, क्या आप लोगों में क्या मसला क्या है? क्या आप नाअहल है? मतलब क्या आप इलेक्शन नहीं लड़ सकते? वही रूल्स है ना जो उन सब के लिए हैं। तो सबसे बड़ी बात यह है कि इस टाइम अगर कश्मीरी ये समझते हैं कि हमें अपना ये मसला हल करना है, तो मैं ये कहता हूं, मैं राणा सनाउल्लाह की बात को सेकंड करूंगा कि इनको इस इलेक्शन में हिस्सा लेना चाहिए था। लेकिन सर एक बात बताऊं, बुरा मत मानिएगा, राणा साहब से कि जब ये उन्होंने बयान अभी रिसेंट दिया है ना, जी जी सर, उससे मैंने जब उसी दिन मैंने ये बात कह दी थी जिस दिन ये इनका प्रोटेस्ट शुरू हुआ था। तो मेरी बात तो सर किसी ने सुनी नहीं ना सर। वो आपकी बात ठीक है, लेकिन जो आपकी बात है ना कि इस इलेक्शन से क्या ये मामला दुरुस्त होंगे, नहीं, यानी कि आग है उस पर कुछ पानी पड़ेगा। लेकिन मेरा ये मानना है कि भाईजान ये आग लगी ही इस इलेक्शन के लिए है। ये तो आग लगी ही इस वजह से लगाई गई थी कि सीटें खत्म करनी है। असल तो मामला उनका ये है ना कि जो 12 सीटें हैं वो खत्म करें आप। तो जब आपने वो खत्म नहीं की, आप उस पर कोई डायलॉग्स नहीं हुए, आप उसी पे इलेक्शन फिर करवाने जा रहे हैं, तो कैसे मुमकिन है कि ये इलेक्शन जो है ये उस आग के ऊपर आप कहें कि पानी डालने का? ठीक है, बेसिकली आपका पॉइंट ये है, अपना राणा साहब का पॉइंट ये है कि अगर ज्वाइंट एक्शन कमेटी जो थी, जो कलअदम जमात इस वक्त है, अच्छा उसको एक और मैं थोड़ा सा इसको जरा क्लियर कर दूं, उसको कलअदम जो है वो पाकिस्तान ने या इस्लामाबाद ने नहीं किया, उसको कलअदम करार दिया है गवर्नमेंट ऑफ आजाद कश्मीर के, जम्मू कश्मीर के जो अवाम जो उनकी हुकूमत, फैसल मुमताज राठौर साहब की उस पर दस्तखत की, उन्होंने तौसीक की और उसके बाद उन्होंने बरमला इसका इजहार भी किया, ऐलान भी किया। हाँ, वो अलग बात है कि बिलावल भुट्टो जरदारी साहब जो है अपनी ही पार्टी के वजीर आजम की इस बात से मुत्तफिक नजर नहीं आते, तो इसमें हमारा कसूर नहीं है, ठीक है ना सर। अगर उनका दोनों का आपस में कोई क्लैश है इस मामले के ऊपर, तो देखिए जो एक आदमी ग्राउंड जीरो पे मौजूद है उसने अपनी चीजों को देख के फैसला करना है। लेकिन सर ये जो अभी राणा साहब ने भी बात की है, मैं भी यही बात कर रहा हूं, तो क्या आप वाकई ये समझते हैं कि आप हम दोनों की बात से इत्तेफाक करेंगे कि ज्वाइंट एक्शन कमेटी को इलेक्शन में हिस्सा लेना चाहिए था? यकीनन लेना चाहिए था। मैं इसके हक में हूं, आप लोगों के साथ। देखिए सर, दो पार्टीज ने इलेक्शन से बायकॉट किया जी, लेकिन एक ज्वाइंट एक्शन कमेटी, एक आपकी तहरीक इंसाफ। हाँ, एक सीरियस नोट पे एक बात कहना चाह रहा हूं, इसको ज़राए तफन्नुन ना समझा जाए। जी। आप यकीन करें कि ये और आपको ये भी पता है कि मेरी हरगिज भी ताल्लुक मुस्लिम लीग नवाज शरीफ से नहीं, बिल्कुल नहीं है। लेकिन
मैं आपको ये कहूं कि अगर नवाज शरीफ ने ये कहा है कि मुझे उसको बना दे प्राइम मिनिस्टर, अगर नवाज शरीफ आजाद कश्मीर के प्राइम मिनिस्टर बन गए तो आप यकीन जानिए कि बहुत सारे मामला सही हो जाएंगे। ही इज अ वेरी, जिसको मंझा हुआ कहते हैं ना, वो मंझे हुए सियासतदान। ठीक हो गया सर, आपका पॉइंट बहुत बड़ा काम कर जाए। ठीक सर, आपका पॉइंट आ गया। नाजरीन, मेरे पास वक्त की कमी है। राणा साहब आपका बहुत बहुत शुक्रिया, डॉक्टर साहब आपका बहुत बहुत शुक्रिया, शुक्ला साहब हमारे साथ जो थे वो ऑल द वे फ्रॉम इंडिया हमारे साथ मौजूद थे। नाजरीन, आपने तमाम तर गुफ्तगू सुनी। भारत के मसाइल आपके सामने हैं। भारत के आने वाले दिनों के अंदर जो उनकी नौजवान नस्ल के जो इस वक्त मसले मसाइल हैं, मुझे तो डर ये लग रहा है कि कहीं ये वही तमाम तर चीजें ना होती जो कि बांग्लादेश के अंदर हमने स्टूडेंट्स की जानिब से देखी। लेकिन राणा साहब जो है वो थोड़े ऑप्टिमिस्टिक हैं। वो इसके ऊपर कह रहे हैं कि नहीं, इट विल टेक अ लॉट ऑफ टाइम। बाकी जो पाकिस्तान में जो कश्मीर है उसके इलेक्शन जो है वो थोड़े से पोस्टपोन हो गए, पोस्टपोन नहीं बल्कि रीशेड्यूल हो गए। अब 27 तारीख को जो है वो मुजफ्फराबाद की 9 अपना जो है वो सॉरी मीरपुर की जो है 13 नशिस्तों के ऊपर पोलिंग जो होंगी वो उसी डेट के होगी 27 जुलाई को, जबकि मुजफ्फराबाद की 9 नशिस्तों पे 2 अगस्त को और 10 अगस्त को पूंछ डिवीजन की 11 नशिस्तों पे इलेक्शन होंगे। जबकि जो ओवरऑल पाकिस्तान के अंदर जो 12 नशिस्तें जो है मुहाजिरीन की हैं, उनके इलेक्शन भी जो है वो 27 जुलाई को ही कंडक्ट किए जाएंगे ऑल ओवर द पाकिस्तान। नाजरीन, ये आज की जो थी दिन की तमाम तर जो इश्यूज थे, जो ऐसे इश्यूज थे जिन पर बात करना यकीनी तौर पे हम जरूरी था। इंशाल्लाह कल आपसे दोबारा मुलाकात होगी। तब तक मुझे और मेरी पूरी प्रोडक्शन टीम को इजाजत दीजिएगा। अल्लाह हाफिज। पाकिस्तान पाइंदाबाद।